हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेट की रेगुलर क्लासेस हो रही है, तो आपकी जितनी भी फसलें थी उनमें से लगभग फसलें जो है वो कवर करवा दी गई है। और अभी ये पल्सेस क्रॉप चल रही है, जो दलहनी फसलें हैं, दाल वाली फसलें हैं। तो इसमें ओनली एक मटर जो है, पी जो है वो रह गई है। बाकी आज जो है लगभग कंप्लीट हो चुकी है सभी आपकी दलहनी फसलें। और खाद्य जो हैं, जो सीरियल्स हैं, वीट गेहूं, वो पहले गेहूं और वीट एक ही बात है। बार्ली वो सब क्या है, मैंने पहले ही कवर करवा दी है। तो ये आपका लाइव सेशन है, ताकि आप डाउट जो हो तो वो क्लास में ही पूछ सको। तो बस वीडियो को शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। तो वीडियो को लाइक कर दो। तो सबसे पहले बात करते हैं मैसूर की। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये क्या है। मैसूर का प्लांट है, इस टाइप का प्लांट होता है। और ये क्या है, बीज है मैसूर के। इसके अलग अलग कलर होती हैं। जो नॉर्मली हम यूज़ में लेते हैं वो मैसूर कौन सी है, ये वाली है, जो कुछ ऑरेंज या फिर कुछ येलो से कलर की है। ये वाली जो है नॉर्मली घरों में यूज़ ली जाती है। ये देखो, ये है प्लांट इसका, मैसूर का। साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है, लेंस सिनेरेसिस जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है, यानी बोटेनिकल नाम है। और इसकी फैमिली की बात करें कि कौन से परिवार से बिलोंग करती है, कौन से कुल से बिलोंग करती है ये, तो फैबेसी। और एक बात याद रखना, लेग्यूमिनेसी मैंने इसलिए लिखा है कि फैबेसी लिखा हो, चाहे एग्जाम में आपको लेग्यूमिनेसी दिया हो, आप वहाँ पे बोल रहे हो कि हाँ फैबेसी तो यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। तो ऐसा नहीं है, लेग्यूमिनेसी लिखा होगा तो भी सही होगा। ये लेग्यूमिनेसी के सब कुल हैं, फैबेसी और पैपिलियोनेटी, ये सब कुछ ठीक है। तो ये क्या है, फैबेसी और लेग्यूमिनेसी, कोई सा भी आएगा तो राइट रहेगा। ओरिजिन प्लेस की बात करें तो इजिप्ट या फिर सेंट्रल एंड साउथर्न यूरोप को इसका ओरिजिन प्लेस माना गया है, कि वहां से इस फसल की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। ओके, क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें, गुणसूत्र की, गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाती है, तो इसमें 14 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं, यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है, 14 पाई जाती है। तो यह क्या, एक प्रोटीन युक्त दाल वाली फसल है। इसकी दाल बनाते हैं हम, या देखा होगा आपने घरों में दालें बनती है इससे, ठीक है। तो दाल के लिए उपयोगी है ये फसल। और इसमें ज़्यादातर क्या है कि दाल के तौर पे ही इसे यूज़ में लिया जाता है। और आपने देखा होगा जितनी भी दलहनी फसलें हैं, उनके जो बीज होते हैं वो बीच में से जो इनका मिड पार्ट होता है वहाँ से ये अलग होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा भिगो दिया जाए या फिर बिना भिगोने पे भी क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर देने पे क्या होता है, दो अलग अलग भागों में ये क्या होते हैं, डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से इनको द्विबीजपत्री भी बोला जाता है, दो बीज पत्र वाले। तो इनकी दाल जो होती है वो क्या होती है, गहरे संतरी या फिर संतरी पीले रंग की होती है, वो मैंने ऊपर आपको दिखाई दी थी। और भी बहुत प्रकार के पकवान बनाए जाती हैं इससे। यही है नॉर्मली इसके अंदर की कौन कौन सा, मतलब कहाँ कहाँ पे कौन कौन से काम में यूज़ में ली जाती है। मेनली इसका दाल का है कि दाल के लिए यूज़ में ली जाती है। नोट्स में मैं इतना मैटर इसलिए डालती हूँ ताकि जब आपको टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मिले तो आप वहाँ से क्या करो, इसे आराम से पढ़ सको। ये सभी पीडीएफ जितनी भी क्लासेस हुई है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, तो ये वीडियो जो चल रही है इसके डिस्क्रिप्शन में जब नीचे जाओगे तो वहाँ पे एक लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो बात करती हैं हम जलवायु या फिर क्लाइमेट की, कि कैसी क्लाइमेट चाहिए, कैसी जलवायु चाहिए, यानी कि टेम्परेचर कितना चाहिए, कितनी बारिश होनी चाहिए। और जब हम वहाँ पे बुआई कर रहे हैं तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उसकी कटाई कर रहे हैं तब टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये सब रहती है जलवायु। यानी कि जिस एरिया में हम उससे क्या कर रहे हैं, सोन करने वाले हैं, उस एरिया के बारे में हमें पता तो होना चाहिए कि वो जो है कौन से एरिया के अंदर अच्छे से ग्रोथ करेगी, उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, 18 से 20 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली रहना चाहिए। और एनुअल रेनफॉल यानी कि वार्षिक वर्षा की बात करें तो वर्ष में वर्षा जो है कितनी होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1000 mm जहाँ पे वर्षा होती है वहाँ पे उड़द को उगाया जा सकता है बिना कोई प्रॉब्लम के। फिर सोविंग टेम्परेचर की बात करें, यानी कि जब हम बीज की बुआई कर रहे हैं तो उस टाइम टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, तो 18 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। और जब हम इसकी कटाई करेंगे इस फसल की, तब टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 22 से 24 डिग्री सेल्सियस।
फिर नेक्स्ट बात करते हैं मिट्टी यानी कि सॉइल की, किस प्रकार की सॉइल में उगाना चाहिए। अब तक जितनी भी पल्सेस हमने पढ़ी है ना, उन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। अच्छी जल निकास वाली मिट्टी जो है वहाँ पे इसे उगाया जाता है। मसूर में भी कुछ ऐसा ही है, मसूर को मिट्टी की सभी किस्मों में उगाया जा सकता है, लेकिन जो नमक वाली या फिर क्षारीय या फिर जल जमाव वाली मिट्टियाँ होती है ना, उनमें खेती ना करें। ये वही बात है, मैंने आपको बोला था अच्छे जल निकास वाली होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कुछ ज़्यादा बारिश हो गई तो वहाँ पे पानी ठहर गया। पानी क्या होना चाहिए, ऐसे नहीं हो कि कुछ जगह पे गड्ढे हैं उस ज़मीन में, वहाँ पे पानी क्या है ठहर गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमें लेंटिल से या फिर मसूर से प्रोडक्शन जो है वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये बोल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है कि मिट्टी भुरभुरी व जो नदीन रहित होनी चाहिए ताकि बीज एक समान गहराई में बोया जा सके। बीज अगर जो मिट्टी हमारी है वो भुरभुरी होगी तो क्या होगा, बीज को एक निश्चित गहराई में हम ग्रो कर पाएंगे और उसे जर्मिनेट होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम प्रसिद्ध किस्मों की बात करें कि कौन कौन सी किस्म है जो कि उगाई जाती है। हर एक क्रॉप की अपनी अलग अलग वेराइटीज़ होती है, तो कौन सी है, LL 699, LL 331, जवाहर मसूर 1, 2, ये यानी कि जवाहर मसूर 1 भी है, जवाहर मसूर 2 भी है और जवाहर मसूर 3 भी है, इसलिए मैंने इसे ऐसे लिखा है। फिर है IPL 21 और बॉम्बे 18 और K 75, ये इसकी वेराइटीज़ है। फिर ज़मीन की तैयारी यानी कि हम कोई भी फसल को ग्रो करती हैं तो उससे पहले क्या करती है, फील्ड की प्रिपरेशन करती हैं। कोई भी फील्ड है उस खेत को हम तैयार करते हैं, पूरी तरह से पाटा वगैरह लगा के उसे समतल कर लेती हैं, कल्टीवेटर वगैरह से उसे तैयार किया जाता है। तो ये बोल रहा है कि हल्की मिट्टी में सीड बेड तैयार करने के लिए यानी क्यारियाँ बनाने के लिए कम जुताई की आवश्यकता होती है, इसमें जुताई इतनी नहीं करनी पड़ती। और भारी मिट्टी में एक गहरी जुताई के लिए 3 से 4 हैरों से क्रॉस जुताई करनी चाहिए और ज़मीन को समतल करने के लिए 2 से 3 जुताई पर्याप्त होती है। यही चीज़ इसने बोली जो मैंने अभी आपको बताई थी। फिर इसने बात की है नेक्स्ट जो है वो है कि सोविंग टाइम, हम सोविंग कब करेंगे, मतलब हम बिजाई या फिर बुआई जिसे हम बोल सकते हैं, बुआई कब करनी चाहिए, किस टाइम में करनी चाहिए, तो कब करनी चाहिए, बिजाई का सही समय क्या है, बिजाई का कब की जाती है, तो मध्य अक्टूबर से लेके यानी कि 15 अक्टूबर से लेके और नवंबर के पहले पंखवाड़े का मीन फर्स्ट जो इसका पंखवाड़ा होता है यानी 15 तारीख तक, उससे पहले पहले इसको क्या करना चाहिए, इसकी बुआई कर देनी चाहिए, किसकी, मसूर की। और फिर फासला यानी कि स्पेसिंग की बात करते हैं। स्पेसिंग कितनी रखी जाती है, पंक्ति में जो बीजों की स्पेसिंग रखी जाती है वो रखी जाती है 22 सेंटीमीटर की दूरी। और अगर हम बात करें कि पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी है वो कम अगर हम रखें, 22 से भी कम रखें तो कितनी रखेंगे, 20 सेंटीमीटर। पंक्ति की दूरी का क्या मतलब है, ये सभी मान लो प्लांट है, 3 प्लांट लगे हुए हैं, ये दूसरी रो के अंदर 3 प्लांट लगे हुए हैं, ये पहली रो है यानी कि कतार है, ये दूसरी कतार है। हम फील्ड के अंदर जब फसल को ग्रो करते हैं तो 2 कतारों के बीच में दूरी तो रखते हैं ना, ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल पास पास में ग्रो कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं कतार से कतार की दूरी, ओके, यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी। तो ये इसने फासला बताया कि इतना रखना चाहिए। फिर हम बीज की गहराई की बात करते हैं यानी कि डेप्थ ऑफ सीड की बात करते हैं कि बीज को कितनी गहराई पर बोना चाहिए। हर एक फसल है, कोई भी फसल है, उसकी क्या रहती है, अलग अलग गहराई रहती है, यानी कि अलग अलग गहराई पे बीज को क्या किया जाता है, बोया जाता है। उससे ज़्यादा अगर हम डेप्थ में ग्रो कर देंगे तो क्या होगा, सीड जो है वो अंकुरित ही नहीं हो पाएगा, वो बेचारा बाहर ही नहीं आ पाएगा। और अगर हम उससे थोड़ा ऊपर ग्रो कर देंगे, मान लो 4 से, ये इसने बोला 3 से 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए और इससे ऊपर भी नहीं होना चाहिए। मान लो हम 1 सेंटीमीटर पे ग्रो करें तो क्या होगा, या तो जो पक्षी है वो क्या करेंगे, इसे लेके और उड़ जाएंगे, ये वाला प्रोसीजर होगा, या फिर कोई भी इंसेक्ट वेस्ट लग जाएगा, या फिर वो बाहर रहेगा तो जिसकी वजह से क्या है, उसे अच्छे से उसे पूरी सॉइल ही नहीं प्रोवाइड होगी तो वो जर्मिनेट कैसे होगा, ठीक है। तो ये वाला प्रोसीजर रहता है कि कितनी डेप्थ में हम उसे ग्रो करें ताकि अच्छे से वो जर्मिनेट हो पाए। तो ये अलग अलग रहता है, सभी क्रॉप्स का सेम नहीं रहता। तो बीज का ढंग यानी कौन सा मेथड अपनाना चाहिए, कैसे बुआई करनी चाहिए, तो कैसे करनी चाहिए, पूरा ढंग से खाद और बीज वाली मशीन का प्रयोग करें। इसके अलावा इसमें बुआई हाथों से छिटकुआ देकर भी की जाती है, यानी कि इन सब बीजों को लेके क्या करेंगे, डायरेक्ट फील्ड के अंदर क्या करेंगे, डाल देंगे, यानी हाथ से डायरेक्ट छिड़काव किया जाता है।
ओके इसमें क्या रहता है, स्पेसिंग वगैरह का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, बिकॉज हम जब कोई चीज़ का छिड़काव करते हैं तो वो कहीं पे भी जाके गिर सकता है, हो सकता है कहीं पे ज़्यादा बीज गिरे हों और कहीं पे कम बीज गिरे हों। तो इसमें क्या रहता है कि बीज जो है वो ऊबड़ खाबड़ जगह पे लगे होते हैं, यानी उनके बीच में कोई रो वाला कोई पैटर्न नहीं रहता, अलग अलग रहते हैं सब कुछ, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम इसमें अपनाया जाता है। फिर हम सीड की बात करें तो ये देखो, ये वाला क्या है, बीज है इसका, यानी कि सीड है। तो बीज की मात्रा कितनी रखनी चाहिए, 12 से 15 केजी प्रति एकड़ की बात कर रहा है, प्रति एकड़ रखनी चाहिए, ओके। और बीज का उपचार, यानी कि एक इसका क्या मतलब है कि एक एकड़ एरिया के अंदर हमें क्या करना है, बीज को ग्रो करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें मसूर की खेती करनी है, हमारे पास 1 एकड़ जमीन है, तो 1 एकड़ जमीन में हमारे पास कितनी मसूर होनी चाहिए, कितने मसूर के बीज होने चाहिए कि पूरे 1 एकड़ के अंदर हमारी मसूर की बुआई हो जाए। तो ये बोल रहा है 1 एकड़ के लिए 12 से 15 केजी अगर आपके पास है ना, तो 1 एकड़ में आप बुआई कर सकते हो। और फिर जितना कि आपको पता है कि जितनी भी पल्सेस यानी दलहनी फसलें, उन सब में क्या रहता है कि बीज को उपचारित किया जाता है बुआई से पहले। और स्पेशली बात करें राइजोबियम की, कि राइजोबियम कल्चर से इनको उपचारित किया जाता है, बिकॉज इनकी जो जड़ें होती है ना, उनमें क्या पाई जाती है, गांठें यानी कि नोड्यूल पाई जाती हैं। और ये क्या करती है, ये इनका मेन गुण होता है, फीचर होता है, जिससे क्या होता है कि वातावरण के अंदर जहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ना, इसका स्थिरीकरण, इसका फिक्सेशन ये कहाँ पे कर देती हैं, सोइल के अंदर। ये जो नोड्यूल्स होती है ना, इनकी जड़ों के अंदर, रूट के अंदर, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन कहाँ पे कर देती है, रूट के अंदर। इससे क्या होता है, इनको नाइट्रोजन की आवश्यकता भी कम होती है। यानी जो हम फर्टिलाइजर देते हैं ना इनको, मैन्योर और फर्टिलाइजर, कि नाइट्रोजन इतना डालना चाहिए, फॉस्फोरस इतना डालना चाहिए, पोटास इतनी, तो उसमें जो नाइट्रोजन है ना, उसकी डोज इसमें कम अप्लाई की जाती है, बिकॉज ये तो ऑलरेडी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, खुद ही कर रहा है ये तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन, इसलिए इसको नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है। तो बीज उपचार के लिए, बीज उपचार क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर हम बीज को उपचारित करके ही बोएंगे तो इससे क्या होगा कि कुछ जो डिजीज होती हैं जो कि बीज से क्या होती है, फील्ड तक जाती हैं। यानी कि बीज जब रखा गया था ना, हमने स्टोर करके रखा था कि हम नेक्स्ट टाइम में सोन करेंगे, या फिर मार्केट से लेके आए हैं तो मार्केट में उन्होंने भी पहले रखा होगा उसे कहीं पे स्टोर करके, तो क्या होगा कि वहीं से कोई डिजीज है उनमें लग गई है, या फिर कोई पेस्ट है जो उनमें पहले से है, और जब हम उनको फील्ड के अंदर ग्रो करेंगे तो वो पूरे प्लांट को इफेक्ट कर देगी, या फिर उस पूरे बीज को जर्मिनेट ही नहीं होने देगी, ठीक है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है ना, इसका डर नहीं रहता, इसका खतरा नहीं रहता, इनको कंट्रोल कर सकते हैं हम बीज उपचार के द्वारा। तो बीज उपचार करने के लिए क्या करते हैं, कैप्टान और थिराम इन केमिकल का यूज करते हैं। इनकी 3 ग्राम डोज ली जाती है 1 किलो सीड को ट्रीट करने के लिए। 3 ग्राम चाहे तो थिराम ले लो, चाहे कैप्टान ले लो, इससे 1 केजी सीड ट्रीट कर सकते हैं। और फंगिस, अगर हम फंगीनाशी जो है या फिर कीटनाशी दवाइयाँ जो हैं उनकी बात करें तो कैप्टान ये देखो 3 ग्राम या फिर थिराम 3 ग्राम, यही है, ठीक है। फंगी साइड जो है और इंसेक्टिसाइड जो है। फर्टिलाइजर यानी कि इसकी खाद की बात करें, उर्वरक की बात करें, तो अभी हमने बात की थी, मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस इनकी अलग अलग डोज रहती है। तो नाइट्रोजन की कितनी रहती है, 20 से 25 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर रहती है, और 30 से 40 केजी फॉस्फोरस पर हेक्टेयर डालती हैं। और FYM जिसे फार्म यार्ड मैन्योर बोला जाता है, वो 100 से 125 क्विंटल पर हेक्टेयर ये डोज डाली जाती है। ये अच्छे प्रोडक्शन के लिए डाली जाती है, जैसे कि हमें जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है ना, उसी प्रकार उनको भी न्यूट्रेंट की आवश्यकता होती है फसल को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए। उसके लिए ये क्या करते हैं, हम ऊपर से अप्लाई करते हैं ताकि उनको ये न्यूट्रेंट मिल सके और वो अपनी ग्रोथ अच्छे से कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीड कंट्रोल यानी कि खरपतवार नाशी की, कि खरपतवार को कंट्रोल कैसे करें। तो सबसे पहला प्रश्न है कि व्हाट इज खरपतवार, यानी कि जो वीड है वो क्या है, व्हाट इज वीड। तो वीड क्या है, मान लो हमें मैसूर की खेती करनी थी और हमारे पास मैसूर के बीज थे, उसमें कुछ मोठ के बीज भी हैं, कुछ मूंग के भी हैं। तो जब हम इनकी बुआई करेंगे तो उनके बीच में कुछ मोठ के जो पौधे हैं वो उग जाएंगे, कुछ मूंग के उग जाएंगे। तो ये भी क्या है, ये वीड है। यानी कि ऐसे प्लांट जिनको हम ग्रो नहीं करते और वो ग्रो हो जाते हैं और वो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल भी नहीं है, तो क्या है, उन्हें क्या बोलते हैं, हम वीड बोला जाता है। तो ये बोल रहा है कि ऐसा अगर है तो कंट्रोल कैसे करेंगे। तो सबसे पहला मेथड हमें क्या करना चाहिए कि हम हाथ से उखाड़ के फेंकेंगे। अगर खरपतवार मान लो कम है, बहुत कम है खरपतवार, तो हम हाथ से उखाड़ के फेंक सकते हैं, ये पॉसिबल है। अगर खरपतवार बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो हम उन्हें हाथ से उखाड़ के नहीं फेंक सकते।
तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, जो स्टाम्प है, जो स्प्रे है, उसका यूज करना चाहिए। ओके, यानी कि रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, इस स्प्रे का, इस केमिकल का यूज करना चाहिए। और इसके मुख्य जो खरपतवार है वो कौन से हैं, बातू है और अनकारी या फिर चटरी मटरी जो है वो इसके क्या है, मुख्य खरपतवार है। ओके, तो ये देखो जैसे कि ये हाथ से उखाड़ के बाहर फेंक रहा है, इसी प्रकार से बाहर फेंका जाता है। ठीक है, और जो वीड होते हैं उनको क्या किया जाता है, बाहर फेंका जाता है फील्ड से हाथ से उखाड़ के। और अगर ये वीड जो है ये ज़्यादा हो जाए तो उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें केमिकल से कंट्रोल किया जाता है। ओके, फिर हम बात करें इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन में या फिर सिंचाई में क्या करते हैं, कोई भी फसल है उन्हें हम क्या करते हैं, जब पानी देते हैं, यानी कि फसलों को जब हम ऊपर से पानी दिया जाता है ना, हम पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं। तो इरिगेशन में ये बोल रहा है कि कब कब करनी चाहिए, अलग अलग फसल की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जैसे कि सबसे ज़्यादा गेहूं में ये कॉमन ही रहता है, 12th में अपने को है ना पूरी तरह से पढ़ने को मिलता है कि CRI स्टेज पे करो, CRI स्टेज पे करो। ये 20 से 25 दिन के बाद आती है, CRI स्टेज पे करो। तो ऐसे है ना, हर एक फसल का अपना अलग अलग एक क्रिटिकल टाइम होता है कि जिस टाइम में उसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको देना ही पड़ता है पानी। तो मसूर की बरानी फसल के तौर पर उगाया जाता है, यानी कि इसे ड्राई एरिया में जहाँ पे पानी की कमी होती है ना, वहाँ पे मसूर को उगाया जाता है। बिकॉज ये कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है इसकी, इसीलिए इसको बरानी एरिया में, जहाँ पानी की जो है पानी कम होता है, उस एरिया में उगाई जाती है। जलवायु हालात के आधार पर सिंचित क्षेत्रों में 2 से 3 सिंचाई कर देनी चाहिए। यदि मान लो ये बोल रहा है कि इस फसल के अंदर अगर 2 से 3 सिंचाई भी कर दी जाए ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिजाई के 4 सप्ताह बाद एक सिंचाई जरूर करनी चाहिए, और दूसरी कब करनी चाहिए, फूल निकलने की अवस्था पर। ठीक है, दूसरी कब करनी चाहिए, फूल निकलने की अवस्था पर। यानी कि हमने मसूर को खेत के अंदर ग्रो कर दिया तो उसके 4 सप्ताह बाद ही क्या करेंगे, सिंचाई कर देंगे। यानी कि 4 वीक बाद हम क्या करेंगे, सिंचाई। और दूसरी सिंचाई कब करेंगे, जब फूल निकल रही हो, जब फ्लावरिंग स्टेज हो उस टाइम, और फलियां बनने और फूल निकलने की अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, इसकी क्रिटिकल स्टेज है। ओके, तो ये तो था अपने सिंचाई का इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सिंचाई कब करनी चाहिए, इरिगेशन कब करनी चाहिए। ये देखो इरिगेशन, ये यानी कि ऐसे वाटर दिया जाता है ना फसलों को, ऐसे पानी दिया जाता है फसलों को, इसे बोलते हैं इरिगेशन। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं फसल की कटाई के बारे में कि फसल की कटाई कब करनी चाहिए। तो फसल की कटाई कब की जाती है, कोई भी फसल है, कटाई का टाइम यानी कि उसकी मैच्योरिटी का टाइम अलग अलग होता है, वो अलग अलग टाइम पे पकती है। कोई 10 से 20 दिन, ये मान लो एग्जाम्पल दिया है, इतना कम टाइम में कोई पकती नहीं है। कोई मान लो कि 70 से 80 दिन में मैच्योर होती है, तो उनका अपना अलग अलग टाइम रहता है। तो इसे बोलती हैं यानी कि फसलों का हार्वेस्टिंग या फिर थ्रेसिंग टाइम। तो इसका क्या रहता है, मैसूर की बात करते हैं। कटाई सही समय पर करनी चाहिए जब पौधे के पत्ते सूख जाएं, यानी कि जो हमारी मैसूर के जो प्लांट है वो क्या होंगे, सूखने लग जाएं और फलियां पक जाएं, तब क्या करना चाहिए, फसल को हम ये मानेंगे फसल तैयार हो गई है, तब उसे क्या करना चाहिए, काट लेना चाहिए। यानी कि अगर हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो जो फलियां जो है क्या होंगी, क्रैक हो जाएंगी और उनमें से जो बीज हैं वो अपने आप से नीचे गिरने लगेंगे, तो जिससे हमें क्या होगा, नुकसान होगा। और इसकी कटाई किससे की जाती है, द्रांति से, जो इस टाइप की शेप की होती है ना, आगे तीखी धारदार होती है, तो उससे क्या की जाती है, इसकी कटाई की जाती है। और दानों को साफ करके धूप में सुखा करके 12% की नमी पर स्टोर करते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था लगभग पल्सेस में 8 से 12 के अराउंड का रेशियो रहता है, कई जगह पे 8 से 10 भी दिया गया होता है। ईल्ड की बात करें यानी उत्पादन कितना मिलता है, कितना इसकी उपज रहती है, तो 8 से 10 क्विंटल रहता है। और जहाँ पे ये तो रहता है बरानी एरिया के अंदर, और अगर इसको इरीगेटेड एरिया में यानी जहाँ पे इरीगेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं है कि पानी की कमी है, तो उस एरिया में अगर हम ग्रो करेंगे तो वहाँ पे 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर भी इसकी उपज मिलती है। ठीक है, 15 से 20 क्विंटल भी इसकी जो है उपज मिलती है। तो ये है मैसूर के जो दाने हैं वो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ आया हो वीडियो में, तो शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।